हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि वेव्स में जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, या जैसे एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे अलग अलग मीडियम है, अलग अलग डेंसिटी होगी उनकी, तो वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो वही की उसी की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जैसे फेज में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड किस तरीके से होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप देखो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो क्या है कि रेयरर एंड डेंसर मीडियम, जैसे ऑप्टिक्स में आपने देखा है कि एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर एंड रेयरर मीडियम डेंसिटी के हिसाब से ना देख के हम क्या करते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है। जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है वो वाला मीडियम रेयरर मीडियम होता है, एंड जिस मीडियम में स्पीड कम होती है वो वाला मीडियम डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो मीडियम लाइट के लिए डेंसर होता है वो साउंड वेव्स के लिए वो कैसा हो जाता है, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाता है। यानी जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो एकॉस्टिकली रेयरर होता है। एकॉस्टिकली मीन्स साउंड वेव्स के लिए, एयर क्या है, साउंड के लिए डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर में जो साउंड वेव्स की वेलोसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू, जैसे मैं मेटल की बात करूँ या वाटर की बात करूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास, और स्ट्रिंग को ना दो अलग अलग मटेरियल से हमने बनाया हुआ है। जैसे कि स्ट्रिंग है, इसके लिए जो मास पर यूनिट लेंथ है वो μ1 है, इसके लिए μ2 है, एंड मान लेते हैं कि जो μ1 है वो लेस देन μ2 है। ठीक, तो μ1 लेस देन μ2, तो कौन सा मीडियम डेंसर रेयरर होगा, कैसे पता चलेगा हमको, बताओ। तो इसमें क्या है कि जैसे जो वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि v इक्वल टू क्या होता है, t/μ। तो t अपॉन μ1 ये v1 हो जाएगा, इधर वाले मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी रूट ऑफ t/μ2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे μ1 की वैल्यू कम है, μ1 कम है, तो ये जो वेलोसिटी जो v1 होगी वो ग्रेटर देन v2 होगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1, इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब हमको देखना है कि जैसे इधर से मान लो ये इंसिडेंट पल्स है, ये एक इंसिडेंट पल्स, इसका एम्पलीट्यूड ai के इक्वल है, और ये इधर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। ठीक है, एक मीडियम था, ये दूसरा मीडियम है। अब हमको देखना है कि जब ये जो पल्स आगे की तरफ गया, तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर आगे की तरफ चला जाएगा। तो वो हम एम्पलीट्यूड किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और एम्पलीट्यूड के साथ साथ जो फेज डिफरेंस है वो भी हमको डिसाइड करना होगा। तो वो हम कैसे देखते हैं, ये वाला आप देखो रिजल्ट हैं, दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इनके डेरिवेशन की इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों रिजल्ट्स को याद करके हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है AR इज इक्वल टू AI V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। AR क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स। ठीक है, जो वापस आएगा ना रिफ्लेक्ट हो गए, उसका एम्पलीट्यूड है AR, और AI क्या है, इंसिडेंट पल्स जो था, यानी इधर से जो पल्स जा रहा था वो है AI। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ गया हमारा ट्रांसमिटेड, यानी जो पल्स उधर की तरफ ट्रांसमिट होकर जा रहा है उसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो AI टाइम्स ऑफ ट्वाइस V2 अपॉन V1 प्लस V2। जैसे ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें जैसे मैंने लिखा केस फर्स्ट, हम क्या ले रहे थे कि v1 हमारा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रेटर है, तो v1 ग्रेटर देन v2। ठीक, अब इस केस में देखो जब v1 ग्रेटर देन v2 होगा, ये v1 ज़्यादा है, तो जो AR आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड AT हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, AR नेगेटिव होने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो पल्स आएगा इधर की तरफ वो इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और उधर की तरफ वो जैसा है वैसा ही चला जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं इसका पल्स ड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इधर की तरफ जो पल्स आ रहा है वो इन्वर्ट हो गया। ठीक, और जो ट्रांसमिट जो होगा पल्स वो एज इट इज जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो आएंगे उनकी जो वैल्यू है वो बाउंड्री कंडीशंस, जैसे ये वाले जो एक्सप्रेशन भी हमने ड्राइव किए थे वो बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करके किया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला पल्स वापस आ रहा है, ये वाला पल्स इधर की तरफ जा रहा है, और इस पल्स की जो वेलोसिटी v2 होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 के बराबर होगी। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये आ गया हमारा AR, और इस वाले एम्पलीट्यूड को क्या कहूँगा मैं,
ए टी, ठीक है, ट्रांसमिटेड पल्स का एम्पलीट्यूड आ गया। अब मैं बात करता हूँ, मुझे इक्वेशंस लिखने हैं, जैसे एक तो इंसिडेंट पल्स, उसके बाद वापस जो आ रहा है और उधर की तरफ जो जा रहा है। यदि मैं इक्वेशंस की बात करूँ तो हमको क्या देखना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन जैसे इंसिडेंट जो वेव है उसके लिए मान लिया मैंने इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक हार्मोनिक वेव का मैंने इक्वेशन एज्यूम किया कि इधर से जो वेव जा रही है वो इस तरीके से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। माइनस के एक्स का मतलब आ गया कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। अच्छा, इसमें जो वेव वेलोसिटी है वो हमारी, जैसे हमने वी ओमेगा अपॉन के, वी वन होगा यहाँ पर ओमेगा अपॉन के, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ये वाला जो पल्स था उसी मीडियम में वापस आ गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पल्स सेम मीडियम में वापस आ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक। और जो ये वाला पल्स है वो दूसरे मीडियम में चला गया। अच्छा, इसके साथ में एक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसमिशन हो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है वी इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हमारा कांस्टेंट आ गया। यदि v में कोई चेंज नहीं है तो लैम्डा में भी कोई चेंज नहीं होगा, यदि v चेंज होता है तो लैम्डा चेंज होगा। क्लियर। जैसे इधर से वेव इधर की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो यहाँ पर वेवलेंथ भी चेंज होगा। वेवलेंथ जैसे यहाँ लैम्डा 2 हो गया, इधर की तरफ वेवलेंथ मान लो लैम्डा 1 था, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ सेम होती है, ठीक है। अब मैं जैसे इक्वेशन की बात कर रहा था, जैसे इंसिडेंट पल्स का इक्वेशन मैंने या वेव का इक्वेशन लिख दिया वाई आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके बाद मुझे लिखना है रिफ्लेक्टेड का एंड जो ट्रांसमिटेड पल्स है उन दोनों की इक्वेशन नोट डाउन करने हैं। तो वाई आर के लिए क्या करूंगा मैं, ए आर, ठीक, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आ गया। प्लस क्यों किया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई, पहले राइट की तरफ पल्स जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। बाकी का ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, के में कोई चेंज नहीं आएगा। के हमारा क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, के हमारा होता है 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको कि हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, और एंगुलर वेव नंबर भी कह देते हैं इसको। तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा में कोई चेंज नहीं है तो के में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ओनली ये जो माइनस का साइन था वो प्लस हो गया, बाकी का सेम रहेगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि ए आर जैसे नेगेटिव आ रहा है, तो जैसे यहाँ फेज अपोजिट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है यहाँ से अपने आप से, जैसे ए आर की वैल्यू यहाँ पर V1 ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ वाई टी की। वाई टी का मतलब कि जो ट्रांसमिट हो रहा है जो पल्स उधर की तरफ, उसके इक्वेशन की बात करनी है। तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पर ए टी आ जाएगा, यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो रहेगा ही, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी चेंजिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पर हमने केस लिया था कि इधर की तरफ कौन सा मीडियम लिया था, इधर रेयर मीडियम था ये, और उधर की तरफ डेंसर मीडियम था, ठीक है ना। V1 इज ग्रेटर देन V2 की कंडीशन हम लेके चल रहे थे, ये हमने कंडीशन ली थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी रिवर्स कंडीशन लेते हैं, V1 इज लेस देन V2 का केस लेते हैं। तो V1 इज लेस देन V2 के केस में क्या होगा कि जैसे हम U1 यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कम है, उधर की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इस केस में जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था AT और AR के जो रिजल्ट लिखे हैं वहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो AR आएगा वो पॉजिटिव आएगा और AT भी हमारा पॉजिटिव आएगा। यदि V1 लेस देन V2 की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो AR पॉजिटिव, AT भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे इधर की तरफ पल्स जा रहा था V1 वेलोसिटी से, यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गया एंड विद सेम स्पीड V1, क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर। यदि मीडियम सेम है, अच्छा इसमें क्या है थ्रू आउट द स्ट्रिंग हम टेंशन सेम में लेके चल रहे हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू √T/μ होता है, तो टेंशन को हमने थ्रू आउट सेम माना है। तो सेम मीडियम वेलोसिटी V1 आ गई, इधर की तरफ ये वेलोसिटी V2। बट इस केस में क्या होगा कि जैसे दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर आ गया और एम्पलीट्यूड उसी तरीके से ये वाला एम्पलीट्यूड आ जाएगा AR और इधर वाला एम्पलीट्यूड आ जाएगा AT। अब इसमें इक्वेशंस की यदि हम बात करें, इक्वेशन जैसे मैं लिखता हूँ कि इंसिडेंट पल्स के लिए मान लिया मैंने लिख दिया AI साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें भी क्या चेंज आएगा, सेम YR में AR, तो AR अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा, इट इज साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अपोजिट हो गई। एंड YT के लिए AT साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
लेकिन के की जगह लेना पड़ेगा हमको के डैश एक्स। ये समझ में आ गया, के डैश, के की वैल्यू वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो के की वैल्यू चेंज होगी। जैसा कि यहाँ भी हमने देखा था कि इसमें भी क्या होगा, के की वैल्यू यहाँ भी बोला था ना कि वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ भी चेंज होगी, जो के डैश होगा। ठीक, अब इन दोनों में वहाँ पर जो लिखा और यहाँ जो लिखा दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ए आर था वो नेगेटिव आ गया था, लेकिन वहाँ पर ए आर पॉजिटिव आ गया था। पल्स यहाँ पर इन्वर्ट हो गया था, इसका मतलब अपोजिट फेज में हो गया, लेकिन उस केस में क्या था, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दोनों सेम फेज में है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये जो पल्स है इसको यदि हम फिक्स एंड या फ्री एंड से रिफ्लेक्शन की बात करें कि पल्स एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और एक तरफ मान लो फिक्स एंड है या फ्री एंड है, तो उससे वहाँ से किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स अ फ्री एंड। ठीक है, तो फ्री एंड के केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग, फ्री एंड मीन्स यहाँ पर एक लाइट रिंग हमने ले ली एंड दिस रिंग इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन अलोंग दिस फ्रिक्शनलेस रॉड। क्या मानना है, फ्रिक्शनलेस रॉड यहाँ मान के चलेंगे। ठीक है, ये जैसे इसका एम्पलीट्यूड है ए के इक्वल। अब हम बात देख रहे हैं कि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि जो पल्स है वो सेम फेज में वापस आ जाता है। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे पल्स इसी तरीके से वापस आ जाएगा, यहाँ ऐसे जा रहा था यहाँ वापस आ गया, इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दैट केस जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम रहेगा। यदि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो उस केस में एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, जस्ट डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा अब फिक्स एंड सेम रिफ्लेक्शन की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग को हमने फिक्स कर दिया, एक पल्स ऐसे आ रहा था, मान लो यहाँ इस वाले एंड पर ये फिक्स है, ये फिक्स है तो ये वाला पॉइंट अप या डाउन कहीं मूव नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होता है कि ये पल्स जैसे एम्पलीट्यूड ए के इक्वल था तो ये पल्स इन्वर्ट हो जाता है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये पल्स कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर इन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ आया ना तो एक इम्पल्स लगता है यहाँ पर, उस इम्पल्स की वजह से सडनली इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो कि उसको चेंज कर देता है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस इंस्टेंट पर जैसे अभी इधर की तरफ जा रहा था, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि जब आधा पल्स उधर चला गया होगा, आधा पल्स वापस आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये देखो, जैसे इस केस में फ्री एंड के केस में जैसे पल्स हाफ पल्स इधर चला गया, हाफ पल्स यहाँ चला गया तो ये इधर की तरफ जा रहा था, लेकिन साथ में ही आधा पल्स वापस भी आ रहा होगा। तो आधा जा रहा है, हाफ तो वापस उधर की तरफ जा रहा है, हाफ वापस आ रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमको क्या मिलेगा, देखो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कि जो पल्स का शेप है वो कुछ इस तरीके से जो रिंग है ना यहाँ पर होगी, किसके अकॉर्डिंग, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। समझ में आया। तो आधा पल्स उधर जा रहा है और आधा पल्स वापस आ रहा है, क्योंकि जो पार्ट उधर जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके सेम फेज में वापस आ रहा है। तो कुछ पार्ट वहाँ जा रहा था और जैसे कुछ पार्ट जा रहा था कुछ वापस आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ऐड होके नेट जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर 2a के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ जैसे इस वाले केस में जो फिक्स एंड वाला था, फिक्स एंड वाले केस में क्या होगा, देखो फिक्स एंड वाले केस में भी जैसे आधा पल्स वहाँ तक जा रहा है, ये फिक्स एंड था, तो हाफ पल्स अभी इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाफ पल्स वापस आ रहा होगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हमको क्या दिखेगा कि जब ये पल्स आगे की तरफ बढ़ रहा होगा ना यहाँ पर, तो आधा पल्स जब वहाँ होगा आधा वापस आ रहा होगा, तो उस केस में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रिंग उस केस में स्ट्रेट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिंग है वो रिंग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a के इक्वल आएगा। ठीक, आप ये बताओ कि इस तरीके से मैंने एक पल्स लिया, एक पल्स है जो कि इधर की तरफ जा रहा है, इसको अच्छी तरह से देखो, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो पल्स जब आगे जाएगा, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो पहले कौन से वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, जो पार्ट पहले पहुँचेगा उसका रिफ्लेक्शन पहले होगा। सो रिफ्लेक्शन पहले वाले पार्ट का पहले होगा एंड इसमें क्या करना है, वो सेम फेज में रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पल्स का शेप होगा, पल्स का शेप किस तरीके का होगा, ये वाला पार्ट आगे होगा और ये वाला पार्ट अच्छा सेम उसमें रहना है फेज में, तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी। समझ में आ गया। पहला फर्स्ट पार्ट
पहले वहाँ पर रीच कर रहा है, तो वो पहला वाला पार्ट पहले रिफ्लेक्ट होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया और ये वाला हमारा सेकंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का इसका पल्स का शेप आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा। यही चीज़ यदि मैं फिक्स एंड के केस में बात करूँ तो फिक्स एंड के केस में किस तरीके से आएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिक्स एंड के केस में क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है वो। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या आना है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, तो ये सेकंड वाला इधर और फर्स्ट वाला पहले, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो पल्स का शेप कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि फ्री एंड के रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा है और फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तब क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टर्निंग वेव्स की। तो स्टर्निंग वेव्स का मतलब क्या है कि टू वेव्स मीडियम में एक साथ ट्रेवल करनी चाहिए। एक मान लो राइट की तरफ वेव आ रही है, एक वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, और एट द सेम टाइम दोनों वेव प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल एक वेव आ रही है और कुछ टाइम के बाद दूसरी वाली वेव उधर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही टाइम पर दोनों वेव मीडियम के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जैसे तो स्टर्निंग वेव के केस में आपको पता है कि नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। तो उनका वो क्यों फॉर्म होते हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स, एंड किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख लो, जैसे मैंने एक जो वेव है जो कि राइट की तरफ जा रही है उसका इक्वेशन मान लिया y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी वाली वेव मान ली ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो प्लस के एक्स का मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या क्या एज्यूम किया है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, जो वेव इधर से आ रही है वही वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मीडियम सेम है, उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम के अंदर वेव आई थी उसी मीडियम के अंदर वेव वापस जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटीज़ होंगी v1 इक्वल टू v2 हम लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने सेम मान ली, तो यहाँ से क्या होगा वेव लेंथ भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई एक तो। ठीक, एंड एम्पलीट्यूड भी हमने सेम माने हैं। इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी सेम है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, तो प्रैक्टिकली जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे तो उस केस में जो नोड है वो परफेक्ट नोड नहीं होता। परफेक्ट नोड ना होने का मतलब कि जैसे नोड के लिए हम क्या चाहते हैं कि उसका जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे नोड क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल डिस्प्लेस होते ही नहीं। ठीक, यदि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो नोड परफेक्ट नोड नहीं होगा, उसका वो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टर्निंग वेव का इक्वेशन है वो हम किस तरीके से निकालें। तो इक्वेशन के लिए सिंपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहाँ से आ जाता है y इक्वल टू 2a cos के x साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें ये जो ट्वाइस a cos के x, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो स्टर्निंग वेव है ना, उसका एम्पलीट्यूड को डिनोट करेगा। तो इसमें क्या है कि ये x का और टाइम का दोनों के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड को मैं कहूँ, एम्पलीट्यूड अलग से आ गया 2a cos के x, तो एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग पीरियोडिकली विद x एंड इट इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ हमको एनालिसिस करना है। जैसे मैं कहता हूँ t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर y क्या मिलेगा हमको, t को 0 पुट किया, ये वाला टर्म 0 आ गया, y 0 आ गया। y 0 आने का मतलब कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमको देखनी है। जैसे t इक्वल टू t/8 ले लेते हैं, तो t/8 के लिए यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा 2 अपॉन कैपिटल T, ये t/8 तो π/4 आ जाएगा। सो 1/√2, सो इट इज़ √2a cos के x। ठीक है, इसी तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, t/4 के लिए इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू, सो इट इज़ 2a cos के x। तो इस चीज़ को, ये जो मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ग्राफिकली आपको देखना है कि ये टाइम के साथ साथ जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जो पूरा हमारा मीडियम है उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस किस तरीके से चेंज हो रही हैं, वो हमको देखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि स्टर्निंग वेव क्यों फॉर्म होती हैं और इनको हम स्टर्निंग वेव क्यों कहते हैं। जैसे मैंने अभी ये इक्वेशन निकाला था कि y इक्वल टू 2a cos के x साइन ओमेगा टी, और इसको जो 2a cos के x है ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टर्निंग वेव्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझो। जैसे मैंने कहा था कि t इक्वल टू 0 पर देखें तो y हर एक पॉइंट पर, यानी कि y 0 आ गया। y 0 आने का मतलब इधर वाले, ये इस वाले डायग्राम को आप देखो, जैसे एक स्ट्रिंग है, ये मान लो एक मीडियम है। ठीक, इस मीडियम में t इक्वल टू 0 पर y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। y 0 आने का मतलब है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सब अपनी अपनी मीन पोजीशन पर हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन पर हैं।
अब मान लो इसमें मैं ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी की बात करूँ, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन था y = 2a cos kx sin ओमेगा t, यदि इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे साइन की जगह कॉस का फंक्शन मिलेगा, ठीक है, कॉस का फंक्शन मिलेगा। तो जो वेलोसिटीज हैं वो मैक्सिमम होगी, सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो मैक्सिमम होंगी या t = 0। आगे बढ़ें तो t = 0 पर ये वाला पार्टिकल उधर की तरफ जा रहा है एंड इस तरीके से वेलोसिटी कम होती जा रही है एंड इस तरीके से रहेगा। अब जैसे मैं ty4 के बाद पुट करूँ, इसमें जैसे t को ty4 पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, देखो t = ty4 पर जैसे मैंने अभी बताया ty8 के लिए तो क्या आ जाता है, y = √2a cos kx आ जाता है। तो ये जो ग्राफ होगा, जो मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो x के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहे हैं एंड वो क्या होगा, y = √2a cos kx होगा या t जो ty8 एंड ty4 के लिए क्या जाएगा, y = 2a cos kx। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मीडियम में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो 2a cos kx को फॉलो करेंगे। सो 2a cos kx का मतलब x को 0 पुट करने से y कितना आ रहा है, 2a। तो ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2a के इक्वल होगा ये, ठीक। ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इनकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस सबकी अलग अलग हैं। वो डिपेंड कर रहा है यहाँ से x की वैल्यू पर, क्योंकि हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2a नहीं होगा, x पर डिपेंड करेगा। ये एम्पलीट्यूड है, ये जो है ना 2a cos kx, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा, विच इज चेंजिंग पीरियोडिकली। तो ये आ गया हमारा ty4 पर। इसी तरीके से ty2 पुट करते हैं, तो उस केस में क्या है कि जो पार्टिकल्स थे ये वाले पार्टिकल्स अगेन अपने यहाँ पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक। ty2 पर क्या आ जाता है, सारे पार्टिकल्स अगेन अपनी मीन पोजीशन पर आ जाते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन जो पार्टिकल की मूवमेंट की है वो अपोजिट हो गई। ये पार्टिकल इधर आ रहे होंगे, ये वाले पार्टिकल इधर जा रहे होंगे। सिमिलरली 3ty4 पर पार्टिकल्स फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गए, यानी जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आ गए सारे। मीडियम हमारा ऐसे हो गया, ये सब कुछ एक ही मीडियम के अंदर हो रहा है, एक ही स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है। तो स्ट्रिंग पहले ऐसे ये थी, फिर इस तरीके से हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन। अब ये सब कुछ हो रहा है एक ही स्ट्रिंग के अंदर और काफ़ी फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझो कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है। जैसे स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट थी, अब इस वाले डायग्राम को देखो, पहले स्ट्रिंग स्ट्रेट थी, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज हो रही हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या दिखेगा हमको, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंसेज हैं ये वेव्स विद इन द सेम स्ट्रिंग है और काफ़ी फास्ट हो रहे हैं। तो जब हम वेव बनाएंगे, जो स्टैंडिंग वेव बन रही होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग में हमको क्या दिखते हैं, लूप्स दिखेंगे। इस तरीके से लूप ये बन गया, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि डिस्प्लेस होंगे ही नहीं, उनको बोलते हैं नोड्स। तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर नॉट लगा दिए हो इस जगह पर, तो नोड वाला पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जिनको कि हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ये फॉर्म होते हैं। ये जो हमने इक्वेशन लिखा था y = 2a cos kx sin ओमेगा t, इसके अकॉर्डिंग यदि हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि x की वैल्यू फॉर x टू बी y टू बी मैक्सिमम, जैसे y की वैल्यू 2a के इक्वल आए उसके लिए x निकालें, इसका मतलब क्या आएगा, वो पोजीशंस ऑफ एंटी नोड्स आएंगी। इसी तरीके से x हम निकाल लेते हैं फॉर y टू बी 0, सो वो क्या होंगी, वो जो पॉइंट्स आएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो पोजीशंस ऑफ नोड्स होंगी। तो यदि हम वो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके, तो हमको क्या मिलता है, जैसे यहाँ से x आएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पर जैसे x 0 आ गया, इसके बाद यहाँ पर x आता है λ/4, λ/4, उसके बाद यहाँ पर 3 λ/4 आता है x की वैल्यू, एंड इधर की तरफ आ जाता है x कितना आ जाएगा, दिस इज λ/4, दिस इज 2 λ/4, नॉट 3 λ/4, λ/4 then 2 λ/4 then 3 λ/4, एंड यहाँ आते आते x = लैम्डा। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, जैसे एक नोड और एंटी नोड की बात करें, मान लो यहाँ पर यहाँ एंटी नोड है, ये नोड है, इधर एंटी नोड, इधर नोड, इस तरीके से ये फॉर्म हो रहे हैं। तो एक एंटी नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, λ/4। यदि एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की बात करूँ तो वो होगा λ/2, ठीक है। तो टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का गैप λ/2 होता है। इसी तरीके से टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखना हो मुझे, तो ये भी क्या होगा, λ/2 के इक्वल होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो
ये तो स्टर्निंग वेव की हमने बात की। स्टर्निंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या था, वेव एक्चुअल में ये है, स्टर्निंग वेव हमारी ये है। तो इसमें क्या है कि इस लूप के अंदर, ये वाला जो लूप है, इस लूप के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो इसी लूप के अंदर रहेगी। ठीक, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो चेंज हो रही है। जैसे जब पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो वो स्ट्रेस एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड जब पार्टिकल अपने अपनी मेन पोजीशन पर आ रहे होंगे तो सारे पार्टिकल्स की स्पीड मैक्सिमम होती है, एंड दैट स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, पर यहाँ पर क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पार्टिकल्स की स्पीड मैक्सिमम थी, लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इलोंगेशन कम था, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो उसकी इलास्टिक एनर्जी है वो कम थी। लेकिन जैसे मैं T/4 टाइम के बात करूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी तरह से देखो, तो जो स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ थी, अब वही स्ट्रिंग हमारी ऐसे हो गई, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कम हुए, उसके कंपेरिजन, जैसे ये जो स्ट्रिंग थी ऐसे थी, इसकी कंपेरिजन में ये वाली लेंथ कम है ज़्यादा है, दिस इज मोर। इसका मतलब वही स्ट्रिंग एलोंगेट हो चुकी है, उसी में एलोंगेशन हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इसमें क्या है कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रेस एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी एक तरीके से मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा, एक लूप की एनर्जी उसी लूप के अंदर रहती है, पहली बात। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था, ट्रैवलिंग वेव में जैसे यहाँ पर मैं देखूँ, ट्रैवलिंग वेव में हम क्या करते थे कि वेव एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल कर रही है, तो इधर वाली जो एनर्जी है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें क्या था, जैसे जो पार्टिकल यहाँ है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटीज़, जैसे मैं इधर से इधर सारे पार्टिकल्स, कोई अपने, जैसे ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, तो ये अपना, जैसे जब जो पार्टिकल यहाँ है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं रहेगा, ये वाला पार्टिकल भी फाइनली यहाँ तक जाएगा, एंड यहाँ जो पार्टिकल था वो वहाँ तक गया। यानी कि इस वाले मीडियम में, इस वाले वेव में, ये ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैवलिंग वेव के केस में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक ही इक्वल होगा। ठीक, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक ही इक्वल होगा, एंड सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मेन पोजीशन पर नहीं होंगे, ना ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर एक साथ होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक, लेकिन स्टर्निंग वेव में क्या हो रहा था, स्टर्निंग वेव में क्या था कि सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मेन पोजीशन पर थे, एंड एक साथ उनकी वेलोसिटी 0 हो रही थी या एक साथ उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही थी। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, सारे पार्टिकल्स एक साथ मेन पोजीशन पर हैं, यहाँ सारे पार्टिकल्स एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। क्लियर, तो ट्रैवलिंग वेव और इसमें दोनों में डिफरेंस है। अब मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ कि फेज डिफरेंस, जो ट्रैवलिंग वेव के केस में जो फेज डिफरेंस होता था, कि यहाँ पर फेज डिफरेंस हम कैसे देखते थे भाई, यहाँ पर फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमको पता हो, वहाँ से फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस निकाल लेते थे। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था, बोलो, ये लैम्डा के इक्वल था, तो यहाँ फेज डिफरेंस 2π और 0। तो इस वाले केस में इस फॉर्मूले से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ सारे पार्टिकल्स, इस जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब अब डिफरेंट फेजेस में हैं, तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकालते थे। लेकिन स्टर्निंग वेव के केस में क्या होता है, स्टर्निंग वेव के केस में आप देखो कि यहाँ पर जो एक लूप के अंदर, एक लूप मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम फेज में हैं। सेम फेज में क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहे थे, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। यदि मैं ये कह दूं कि यहाँ पर एक पार्टिकल मैंने ले लिया, ए पार्टिकल, या ले लिया बी पार्टिकल, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, क्या लिखोगे आप, वो हो जाएगा 0, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सब सेम फेज में है। यदि मैं बात करूँ एक ये लूप और इसके साइड वाले लूप की बात करता हूँ, तो उसके इसमें क्या होगा, वो अपोजिट फेज में होंगे। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये इधर जा रहा है, वहाँ उधर जा रहे हैं। तो जैसे एक पार्टिकल बी है, एक पार्टिकल मान लो सी ले लिया मैंने, यदि मैं डेल्टा फाई बी एंड सी की बात करूँ तो वो पाई के इक्वल होगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 2 सक्सेसिव लूप्स, स्टर्निंग वेव में क्या हो रहा है, लूप फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 सक्सेसिव लूप्स के बीच में, जैसे एक लूप में एक पार्टिकल लिया, दूसरा पार्टिकल हमने दूसरे लूप में लिया, तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। क्लियर,
तो इस तरीके से इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ कि जो डिफरेंट, जैसे हमारे जो, जैसे मान लो स्ट्रिंग को हमने फिक्स कर दिया या फ्री एंड पर, हमेशा आपको तो एक दो चीज़ें याद रखनी है कि फ्री एंड पर ऑलवेज क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। फ्री एंड पर एंटी नोड बनना है और फिक्स एंड पर नोड बनना है। ठीक, फिक्स एंड पर हमेशा नोड बनेगा। तो जो डिफरेंट जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे स्ट्रिंग को फिक्स किया है या फ्री किया है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक इक्वेशन की ओर बात करेंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन y = 2a cos kx sin ओमेगा t, मैंने अभी डिस्कस किया था। बट ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है यहाँ पर प्लस माइनस का 2a हो जाए, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। एंड इसी में और क्या पॉसिबिलिटी है, कॉस की बजाय यहाँ cos kx आ गया और यहाँ भी cos ओमेगा t आ जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पर साइन साइन हो सकते हैं दोनों, और एक cos साइन तो है ही ऑलरेडी, और एक साइन cos भी हो सकता है। तो इस तरीके से ना कई सारी ये पॉसिबिलिटी हैं स्टैंडिंग वेव के केस में। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा वाला इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि जैसे t = 0 पर जो वेव है, जो पार्टिकल के जो मीडियम है, जैसे स्ट्रिंग के शेप की बात करूँ, उसका जो शेप है वो किस तरीके का है। तो जैसे t = 0 पर मान लो इस तरीके का शेप दिया हुआ है। ये t = 0 की सिचुएशन है कि सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, और ये x = 0 है। ठीक, तो पहली बात तो क्या है कि x = 0 वाला, यानी x = 0 पर क्या बनना चाहिए, एंटी नोड बनना चाहिए। तो x = 0 पर एंटी नोड कब बनेगा कि जब ये x वाला जो फंक्शन है वो हमारा cos का फंक्शन हो। दोबारा बताऊँ, क्या बोला मैंने कि x = 0 पर क्या चाहिए हमको, एंटी नोड। ठीक है, ये एंटी नोड कब बनेगा, जब ये वाला फंक्शन cos का हो, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी या फिर ऐसे हो। ठीक है, यहाँ पर x = 0 पर एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पर x = 0 पर नोड बन रहा है। तो x = 0 पर यदि नोड की बात करनी है तो हमको यहाँ पर क्या आएगा, साइन का फंक्शन, जो x वाला है ना, वो x वाला हमारा साइन का फंक्शन होगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी यदि ये वाला इस तरीके का है, x = 0 पर नोड बन रहा है। तो ये तो हमको x = 0 के अकॉर्डिंग हम ये साइन या कॉस डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद इधर जो टाइम वाले फंक्शन में जैसे हमको देखना है कि टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि t = 0 पर ये वाली सिचुएशन है, t = 0 पर क्या है, पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होने चाहिए। तो पार्टिकल अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर कब होंगे, t = 0 पर। देखो इसमें से मैं ये चाहता हूँ कि t = 0 पर यहाँ पर ये हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी कि जो t वाला टर्म है, ये वाला टर्म हमारा मैक्सिमम आना चाहिए t = 0 पर। लेकिन यदि ये लेता हूँ तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि t = 0 पर हमको क्या चाहिए, एंटी नोड चाहिए। तो t = 0 पर इसको मैक्सिमाइज कौन सा वाला होगा, cos वाला, या तो ये वाला फंक्शन होगा और फिर ये वाला होगा। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में इसके लिए हम कहें कि t = 0 यहाँ था, तो x = 0 के लिए cos, ये cos हुआ एक तो, और t = 0 पर ये भी, तो ये वाला इक्वेशन होगा इसके इस वाले केस में। ठीक, और इस वाले केस में मान लो t = 0 पर यहाँ पर ये वाला पार्टिकल्स अपने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। ये t = 0 की कंडीशन ये वाली है, ऊपर वाली t = 0 की कंडीशन है। तो t = 0 पर यहाँ भी मैक्सिमम चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भी cos का फंक्शन आएगा, लेकिन x = 0 पर मुझे क्या चाहिए, नोड चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x वाला साइन का फंक्शन और दूसरा वाला cos का फंक्शन। तो इसमें ये जो दूसरी वेव है इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन होगा साइन cos, ये वाला हमारा इसके लिए होगा। तो इसी तरीके से हम प्लस माइनस वो सब डिसाइड कर लेते हैं कि वो माइनस का या प्लस का है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टैंडिंग वेव के जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रिंग को एक एंड पर फिक्स किया हुआ है, दूसरे एंड पर वो फ्री है। तो जिस एंड पर फ्री होती है वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहाँ पर नोड, इधर एंटी नोड। तो ये क्या हो गया, λ/4 के इक्वल आ जाएगा हमारा L। तो L = λ/4। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V/4L, जिसको कि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फर्स्ट हार्मोनिक, और उसी को 0th ओवरटोन भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, एक लूप यानी 1.5 लूप बन गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये थर्ड हार्मोनिक है 3V/4L, दिस इज 5 टाइम्स V/4L। ठीक, इसमें आपको याद रखना है कि जो ओवरटोन का नंबर है पहले 0, उसके बाद देन फर्स्ट आता है ओवरटोन, फिर सेकंड आता है। हार्मोनिक के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/4L, तो उस V/4L का मल्टीपल देखने, जैसे V/4L का 3 टाइम्स है थर्ड हार्मोनिक होगा, V/4L का यहाँ कितना है 5 टाइम्स, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा।
इसी तरीके से जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, तो दोनों एंड पर जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी कि एक लूप बना, एंटी नोड नोड इस तरीके से, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है V/4L, ठीक, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हार्मोनिक और जीरोथ ओवरटोन। नेक्स्ट आता है कि 2 लूप्स बन गए, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स V/2L एंड सो ऑन, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझो। जैसे इसमें क्या है कि 2 एंड हैं, उन पर स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है, ठीक, और स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रिंग के 2 पार्ट हैं, एक में μ1 दे रखा है, ये μ1 है इसका मास पर यूनिट लेंथ, एक दूसरे का μ2 है। यहाँ पर वेवलेंथ मान लिया λ1, क्योंकि इसमें क्या है कि मीडियम अलग अलग है तो वेलोसिटी अलग अलग होंगी। ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो v1 है वो कम है, क्योंकि μ2, ये जो μ1 है वो ग्रेटर देन μ2 है, तो μ1 ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पर v1 लेस देन v2, ठीक। इधर की तरफ ये सेकंड मीडियम माना है। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है, जैसे इस वाले पार्ट के अंदर नंबर ऑफ लूप्स अलग है, यहाँ लूप्स अलग है, तो वेवलेंथ डिफरेंट होता है, वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से वेवलेंथ डिफरेंट होगा। फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, v कम है तो लैम्डा भी कम होगा। तो यहाँ पर ये स्मॉलर लूप्स हैं, इनका जो वेवलेंथ है, जो साइज है लूप का छोटा है कंपेरेटिवली, यहाँ बड़ा है, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर 5 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं इस लेंथ के अंदर, यहाँ मान लो लेंथ L1 है इस वाली स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ L2 की इक्वल है, यहाँ पर कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, 3 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो 5 हार्मोनिक्स हैं तो 5 टाइम्स V1/2L1, इधर 3 हार्मोनिक, यहाँ पर कितने 3 लूप्स हैं तो इट इज 3 टाइम्स V2/2L2, V1 हमारा √T/μ1, ठीक है। टेंशन थ्रू आउट सेम मान के चल रहे हैं, ऐसे V2 ये हो गया। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर दिया, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वेट करके क्वेश्चन में क्या होता है कि R1 R2 D1 D2 ये सब दे रखे होते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पूछी होती है, ठीक, तो वो हम सारा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम साउंड वेव्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में ही एंड करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।